नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले जो अभी सीरिया में केमिकल वेपन्स का जो अटैक हुआ है, ये इशू बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर फैला हुआ है। तो मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली है क्या, और कैजुअलिटी किस लेवल पर हुई, और किन किन लोगों का क्या रोल है, और सीरिया सिविल वार है क्या, वहाँ पर गृहयुद्ध जो चल रहा है वो बेसिकली है क्या। ओके, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेजिडी जो है बेसिकली कहाँ पर हुई, और कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स कैजुअलिटी जो है वो किस लेवल की थी, और जो सीरिया सिविल वॉर है, सीरिया में जो गृहयुद्ध चल रहा है, उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन समझेंगे कि बेसिकली वो है क्या। और एक पॉइंट हम ये समझेंगे कि जो केमिकल वेपन्स का वायलेशन है सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये कब कब किया जा चुका है, कब कब इन पर एलिगेशंस लगे हैं, तो उसके बारे में भी समझेंगे। और जानेंगे कि रोल क्या है ओपीसीडब्ल्यू का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में इसका क्या रोल होता है, ये बेसिकली है क्या, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर समझेंगे। और एक सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर द ह्यूमन राइट्स जो है, ये क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे बिंदु हैं ये आपके एग्जामिनेशन में हिट कर सकते हैं। तो आप हम इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ट्रेजिडी जो है कहाँ पर हुई। तो देखिए, सीरिया में एक जगह है, एक प्रोविंस है जिसका नाम है इडलिब प्रोविंस। तो इडलिब प्रोविंस में ही एक प्लेस है जिसका नाम है खान शेखान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक धमाका काइंड ऑफ हुआ, और इसमें दोस्तों 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं। अगर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि जो खान शेखान में हमला हुआ है, ये बेसिकली जो इलाका है ये आईएसआईएस का गढ़ भी है एक तरह से, और यहाँ पर विद्रोही जो हैं, रेवेल्स जो हैं, उनका कब्जा काफ़ी टाइम से यहाँ पर रहा भी है। लेकिन ये जो अटैक है, लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशर के ऊपर, तो उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस इससे रिलेटेड लगे हैं। तो जानते हैं इसमें कैजुअलिटी क्या हुई और क्या क्या इसका कॉजेज इफेक्ट्स हुआ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें जैसे जो केमिकल वेपन्स क्या है कि बेसिकली बहुत ही खतरनाक ये होता है। ओके, तो इसका अगर इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ा है कि सफोकेशन, मतलब कि जैसे सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके कारण लोगों की दम घुटकर मौत हुई, और वॉमिटिंग, उल्टी होकर भी लोगों की मौत हुई है, और मुंह से झाग आया, ये इम्पैक्ट जो है इसके लोगों के ऊपर पड़े हैं। फाइन। और इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टोरी है सीरियन सिविल वार से रिलेटेड, वो बेसिकली है क्या। तो ब्रीफ स्टोरी को हम एक बार समझते हैं। सीरिया में क्या हुआ कि मार्च 2011 में जो वहाँ की बशर अल असद जो गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो जो वहाँ का एक तरह से रेवेल, जो वहाँ के रेवेलियन थे, तो वो इतना ज़्यादा विद्रोह फैलता गया कि वो गृह युद्ध में बदल गया, मतलब कि सिविल वॉर में कम्प्लीटली वो बदल गया। ओके, और उसके बाद बात की जाए कि आज की डेट में, तो पिछले 6 सालों में लगभग वहाँ पर 3 लाख लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ओके, और दोस्तों वहाँ पर जो पहले पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख जो है ये वहाँ की पॉपुलेशन थी। और वहाँ से कुछ लोग क्या है कि पलायन कर गए, कुछ लोगों ने शरण ले ली दूसरे देशों में, जैसे कि लेबनान, टर्की और जर्मनी, इनमें कुछ लोग रहने चले गए। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर बड़ा फैक्टर ये पड़ता है कि जो बशर अल असद गवर्नमेंट है, सीरियन गवर्नमेंट है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट करता है ईरान और रसिया। पुतिन जी के बहुत ही बड़े मित्र काइंड ऑफ समझ सकते हैं आप बशर को। ओके, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनका इनके साथ में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता, घनिष्ठ संबंध है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानें कि अमेरिका लगातार अपोज करता आया है इस चीज़ का, और अमेरिका जो है एक तरह से अपोजर है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो लगातार इसका अपोज करते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए सपोर्टर के तौर पर अगर बात की जाए रसियन और ईरान की, ठीक है, रसिया और ईरान ये सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो सीरियन गवर्नमेंट है वो हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा जो है, वो लगभग बात की जाए कि 10% जो है ये टोटल रसिया के जितने भी हथियार हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं और जो सप्लाई होते हैं, तो उसमें 10% जो है वो तो सीरिया के पास जाता है। ठीक है, सीरिया इसको लेता है। तो क्या हुआ कि जब सीरिया में गृहयुद्ध चल रहा था, तो यूरोपियन यूनियन, अरब लीग और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि सीरिया सरकार के खिलाफ में हथियार प्रतिबंध लगा दिया। ओके, कि इनको हथियार सप्लाई करने के लिए इन पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन रूस और ईरान जो है इन्होंने बैकग्राउंड पर जारी रखा। इसलिए अब आप देखते होंगे कि यूएसए और रसिया, इन दोनों के बीच में भी
काफ़ी अनबन रहती है। फाइन। अब एक पॉइंट हम और समझते हैं कि केमिकल वेपन्स का वायलेशन जो है सीरियन गवर्नमेंट ने कब कब किया है और ऐसे इन पर एलिगेशंस लगते हुए हैं, तो इनको भी हम एक बार जान लेते हैं। ऐसा हुआ कि जब अभी ये खबर आई है तो क्या हुआ कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया कि जो सीरियन प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, इनको जिम्मेदार कंप्लीटली ठहराया और कहा कि जो अटैक है वो अमेरिका, जो सीरियन आर्मी है उसने ही किया है कंप्लीटली सिविलियंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सीरिया ने क्या है इसको गलत बताया, कहा कि हमारे पास में ऐसे कोई रासायनिक हथियार हैं ही नहीं जिनसे कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, और लगातार मतलब इस चीज़ को उसने डिनाई करा। लेकिन सीरिया के ऊपर क्या है कि इस तरह के एलिगेशन जो है वो पहले भी लगते हुए आए हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगा कि केमिकल जो हमला है, रासायनिक हथियारों का हमला होता है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अगर मुताबिक हम बात करें तो इसका इस्तेमाल पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है ऑलरेडी कि आप इसका इस्तेमाल जो है किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया है, इसको अपोज किया है और कहा है कि ये हरकत बहुत ही कायराना है। ऑब्वियसली दोस्तों कितने सारे निर्दोष लोगों की वहाँ पर जान गई हैं एज ए ह्यूमन। अगर हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर छोटे बड़े बच्चों के समेत अगर बात की जाए तो 20 से ज़्यादा छोटे बच्चे शामिल हैं और लगभग दोस्तों 100 से ज़्यादा लोगों की जानें वहाँ पर कम्प्लीटली जा चुकी हैं। ओके, तो जो अमेरिका के ही प्रेस जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है सीन स्पाइसर, ओके, तो इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर ये मुद्दा उठाया है और कहा है कि यूएनओ को इसको एक युद्ध अपराध मानकर जांच करनी चाहिए। ओके, तो काफ़ी बड़े लेवल पर इसका इम्पैक्ट भी हुआ है और यूएनओ एक्शन में आया हुआ भी है ऑलरेडी। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि क्या हुआ कि सीरियाई सरकार ने 2013 में एक ट्रीटी जो थी उस पर साइन भी किया था, ठीक है। एक संधि थी उस पर साइन किया था कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल जो है वो अब हम नहीं करेंगे और इस पर आधिकारिक रूप से इन्होंने एक हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि समझौते के बाद भी लगातार हथियारों का इन्होंने इस्तेमाल किया और इन पर एलिगेशंस लगते हुए यूनाइटेड नेशंस का एक जांच दल का एक सदस्य जो था वो कम्प्लीटली एक पैनल बनाया गया था जिसने खुद माना कि 2014 और 15 में, ठीक है, 2014 और 15 में दोस्तों इन्होंने 3 बार जो है इसका कम्प्लीटली इस तरह के हमले जो है रशियन गवर्नमेंट ने किए। फाइन। अब हम ये जान लेते हैं कि OPCW ये है क्या बेसिकली। देखो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि OPCW है क्या। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। मतलब बात की जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र समर्थक ये रासायनिक हथियार निगरानी करने वाली एक संस्था है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका है हाग, नीदरलैंड में, ठीक है। और इसकी मेंबर कंट्रीज है 192 और इसके डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम आप नोट डाउन कर लें, अहमेद उजमूको, ठीक है, ये इसके हैं। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अप्रैल 1997 को, ठीक है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि जो ये OPCW है इसको दोस्तों 2013 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था ये भी दिया गया था, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं ये बेसिकली इसका लोगो है OPCW का। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि जो नोबेल समिति के अध्यक्ष थे जिनका नाम था थोर्ब जोन जगनॉन, तो उन्होंने क्या कहा कि ये पुरस्कार जो है रासायनिक हथियार समाप्ति के लिए जो है इनका OPCW का एक बहुत ही व्यापक प्रयास है, इसके लिए इनको दिया जा रहा है। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार की, ओके, जो कि आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, तो यहाँ पर भी रासायनिक हथियारों का यूज़ हुआ था लेकिन बहुत ही कम लेवल पर हुआ था। फिर क्या हुआ कि 1925 में एक जेनेवा प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, जेनेवा जो है प्रस्ताव लाया गया, रेजोल्यूशन लाया गया और उसके बाद इसमें थोड़ी सी इसमें कमी आई, लेकिन अल्टीमेटली बैकएंड पर इसके जो हथियार थे ये बनाए जा रहे थे, लेकिन इसके यूज़ करने में थोड़ी सी कमी आई। लेकिन अगर बात की जाए जो सेकेंड वर्ल्ड वार था जो आपका 1939 से लेकर 1945 तक हुआ, 1939 से 1945 तक, तो इसमें हिटलर जो था उसने इसका बहुत ही बड़े लेवल पर दोस्तों यूज किया, बहुत व्यापक इस्तेमाल उसने किया था। और अब जो OPCW है ये रासायनिक हथियारों की जांच और उसको नष्ट करने में कम्प्लीटली अपनी भागीदारी निभाता है और इसी वजह से इसको जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये भी 2013 का दिया गया था। ओके, आई होप कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। बाकी बहुत सारी डिटेल जो है वो आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ सकते हैं। लगातार इस तरह का जो ये बहुत ही ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा इशू है,
ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको SOHR के बारे में भी समझना होगा कि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स क्या है। इसका जिक्र भी मैंने अभी हाल ही में किया, क्योंकि ये ब्रिटेन का ही एक समूह है और जो सीरिया पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, तो हम इसको कहेंगे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसको हम SOHR भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है 2006 में हुआ था और ये UK बेस्ड एक इंफॉर्मेशन ऑफिस है जो कि ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस ना हो सीरिया में और उनको कैलकुलेट करता रहता है कम्प्लीटली। ओके और ये जो सीरियन सिविल वॉर चल रहा है इसके ऊपर इसका पूरा फोकस है। तो इसकी फाउंडेशन डेट आप याद कर लें, मई 2006, और फाउंडर्स के ओसामा सुलेमान, रामी अब्दुल रहमान। और ये टाइप क्या है, एक NGO टाइप है और इसका लीगल स्टेटस है नॉन प्रॉफिट और फोकस किस पर करता है, ह्यूमन राइट एक्टिविज्म पर। ठीक है, ये इसका लोगो है। तो यहाँ से भी कुछ आपको डेटा मिल गया है और अगली वीडियो में हम ऐसे ही इशूज़ के ऊपर जरूर आपसे डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई इशू जिस पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, हम उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस आप तक लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।